स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अमन कुमार कुशवाहा, क्या आपको आवाज आ रही है क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर SAPM सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, SAPM एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के लेक्चर प्लान में इतना है। SAPM आपको पता होना चाहिए कि COMCC 14 पेपर में पढ़ता है। सबसे पहले सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग कंटेक्स्ट में है। इकोनॉमिस्ट के लिए अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, और एक प्रोफेशनल मीनिंग भी एक अलग है। इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप फिक्स्ड प्रोडक्टिव एसेट खरीदते हैं, यानी कि ऐसे परिसंपत्ति खरीदते हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग हो सकता है। बिजनेसमैन के लिए ये अलग है। बिजनेसमैन के लिए है ये है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, लैंड, बिल्डिंग। तो दोनों में एक सिमिलरिटी ये है कि कुछ फिक्स्ड एसेट्स प्रोडक्शन पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। तो कभी कभी जो है दोनों का मीनिंग लगभग सेम हो जाता है। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्टिव एसेट की बात होती है, और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स्ड एसेट की बात होती है। यदि इनका परचेज किया जाता है तो इन्वेस्टमेंट माना जाता है। लेकिन जो SAPM का बुक है और जो फेमस डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपके पास कोई भी फंड है, उस फंड को आप अर्न करने के लिए, पॉजिटिव रिटर्न कमाने के लिए फ्यूचर में आप लगाते हैं, उसका यूज करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसलिए इस स्लाइड के लास्ट थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि द टर्म इन्वेस्टमेंट इम्प्लाइज एम्प्लॉयमेंट ऑफ करंट फंड्स टू अर्न कमेंसुरेट का मतलब क्वालिटी रिटर्न, कमेंसुरेट रिटर्न का मतलब क्वालिटी रिटर्न। तो आपके पास जो भी उपलब्ध फंड है वर्तमान में, उसको फ्यूचर में क्वालिटी रिटर्न के लिए, अर्न करने के लिए उसका यूज करते हैं, कहीं लगाते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। जब भी एग्जामिनेशन में आएगा कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप इन तीनों के एंगल से लिखिएगा कि एक इकोनॉमिस्ट के एंगल से क्या होता है इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, और वैसे एक टर्म इन्वेस्टमेंट का आखिर मतलब क्या है। यदि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सारे इन्वेस्टमेंट को दो भागों में बांटा गया है। एक है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इसके यदि हिंदी मीनिंग में जाएंगे तो फाइनेंशियल का होता है वित्तीय निवेश, और इकोनॉमिक का आर्थिक। तो आर्थिक निवेश और वित्तीय निवेश दो तरह के निवेश में। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल एसेट्स में फंड को लगाया जाता है, और फाइनेंशियल एसेट्स जो है आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इन सब में। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एक आप ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होता है। जैसे रियल एसेट है, तो रियल एसेट क्या होता है? ऐसे परिसंपत्ति जिनका उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होता है, और ये दीर्घकाल के लिए होता है, 1-2 साल के लिए नहीं होता। जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ये सब कई साल चलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। और ऐसे रियल एसेट्स को
को परचेज करना, उनमें फंड लगाना इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो अभी तक जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया, कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया और ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब हम आते हैं एसएपीएम में आखिर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। एसएपीएम का मतलब सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खरीदते हैं। इसका मतलब यह हुआ, जो हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, उसमें यदि फंड को लगाया जाता है तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वही एसएपीएम में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। कहने का मतलब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होगी, सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो पिछले स्लाइड में पढ़ाया था आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ही एसएपीएम में कंसीडर किया जाता है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब है प्रतिभूतियां, हिंदी में इसे बोलते हैं। इसमें शेयर्स, अंशपत्र, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ऋण पत्र, डेरिवेटिव जो आपको AEC1 में पढ़ाया गया था, जिसमें फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, इन सब की बात हो रही थी। और म्यूचुअल फंड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, ये सब सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं और इनका एनालिसिस ही सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। एसएपीएम में हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करते हैं। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आप सबको, वो एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, और एसएपीएम में इन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ है, और इन्वेस्टमेंट को ब्रॉडली कितने भागों में बांटा गया है, इस पर हमने चर्चा किया। इसके बाद के लेक्चर आपसे इंटरेक्ट करने के बाद पढ़ेंगे। मोहम्मद अरसलान, आपका वीडियो ऑफ है। यस सर। हाँ, तो आप लेक्चर को सुन पा रहे थे? जी सर, जी सर। आवाज क्लियर आ रहा था? जी सर। आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट को दो भागों में बांटा गया है, उसका क्या नाम है? सर, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। दोनों का क्या अर्थ समझ पाए? सर, एसएपीएम में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सर। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? सर, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे डिवेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। चलिए ठीक है। अब हम अमन कुमार कुशवाहा के पास पहुंचते हैं। जिनसे बात करें वो अनम्यूट कर ले, बाकी लोग म्यूट रखेंगे। आप बताइए कि हम लोग AEC1 में डेरिवेटिव पढ़े थे, तो कुछ डेरिवेटिव का नाम बताइए। डेरिवेटिव कुछ हो गया, अभी मैंने लेक्चर में भी बताया था कि 4 तरह के डेरिवेटिव। ऑप्शन, फॉरवर्ड, ऑप्शन, फॉरवर्ड, फ्यूचर, फ्यूचर और एक है स्वैप। स्वैप डेरिवेटिव। तो 4 हो गया ना, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप। ठीक है, 4 तरह के फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। इनका ट्रांजैक्शन भी एसएपीएम में हम स्टडी करते हैं। तो एसएपीएम में सारे इन्वेस्टमेंट को नहीं पढ़ते हैं हम, सिर्फ सिक्योरिटी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए तो पेपर का नाम क्या है, सिक्योरिटी एनालिसिस। अब सिक्योरिटी समझना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी में क्या क्या आता है ना। नेहा चौरसिया, आप बताइए सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? अच्छे से नहीं देखे हम। हाँ, सिक्योरिटी में क्या क्या आता है आप लोग पहले ही पढ़े हैं, नई बात नहीं है। इक्विटी शेयर हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर हो गया, म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव, ये सब है। अच्छा।
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? नो सर। एक ही एग्जांपल है, कोई भी बच्चा बता सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल होता है जिसको टी बिल बोलते हैं, और मनी मार्केट का होता है, ये मनी मार्केट में डील करते हैं, इसको आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो रहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में किसकी बात करते हैं? ट्रेजरी बिल की बात करते हैं। ट्रेजरी बिल को टी बिल भी बोलते हैं, और ये कम दिनों के लिए होता है, 1 साल से कम दिनों के लिए होता है, इसलिए इसको मनी मार्केट में डील करते हैं, और इसको आरबीआई इशू करती है, अपने कंट्री में आरबीआई इशू करती है। ठीक है, काजल सिंह, यदि एग्जाम में आए कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अनम्यूट कीजिए पहले। यस सर। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यदि पेपर में आएगा, ये आ सकता है, तो जी, सर। इसमें क्या क्या लिखेंगे बताइए? सर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें सर इकोनॉमिक्स में लिखेंगे फिक्स प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे कि प्लांट्स मशीनरी हो गया, और बिजनेसमैन के रिफर्स टू फिक्स एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है सर। और एक आप थोड़ा बताएं सा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? रियल एसेट, है ना, रियल एसेट्स, ठीक है रियल सर। एसेट। और बिजनेसमैन जो इन्वेस्ट करते हैं किसमें करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में। और एसएपीएम में किसकी बात होती है? फाइनेंशियल एसेट्स। 3 बात हो गई ना, 3 बात फिर से बताइए। रियल एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड फाइनेंशियल एसेट। जी सर, रियल फिक्स्ड एंड फाइनेंशियल एसेट्स। हाँ, तो रियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा? सर इकोनॉमिक्स प्लांट मशीनरी सर। हाँ ठीक, गुड गुड। और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कहलाएगा? सर फाइनेंशियल एसेट्स में। लैंड बिल्डिंग हो सर, लैंड बिल्डिंग हो गया सर। नहीं, ये तो फिक्स्ड एसेट्स हुआ। फाइनेंशियल में सर तो सर हो गया शेयर्स बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो किनके एंगल से ये इन्वेस्टमेंट है? सर बिजनेसमैन के एंगल से। हाँ बिल्कुल, बिजनेसमैन के एंगल से है। जी सर। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं दूसरे से पूछता हूँ। ऋषभ, ज्योति कुमारी, ऋतिकेश है? ज्योति कुमारी, जी सर। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मान लीजिए एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएपीएम, तो क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएपीएम। तो उसको बिजनेसमैन के पर्पस से एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, बिजनेसमैन के पर्पस से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एसएपीएम में पूछा है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएपीएम, मेरा क्वेश्चन ये है। चलिए कोई बात नहीं, स्वाति कुमारी आप बताइए। काजल सिंह, जी सर। आपसे तो पूछा था मैंने क्वेश्चन, है ना? जी जी सर। वीडियो ऑन ही रखिए, ऑफ करने की क्या जरूरत है? पता भी चलेगा बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
स्वाति कुमारी, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। नेहा राय तुम बताओ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन SAPM। क्वेश्चन हमारा ये है। पहले तो अनम्यूट कीजिए। तो आवाज नहीं आ रहा। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सर इसमें आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी के बारे में बताएंगे? हाँ बताएंगे, और फिर सिक्योरिटी क्या होता है ये भी बताएंगे, है ना। SAPM में इन्वेस्टमेंट का मतलब परचेज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, और फिर उसमें बताएंगे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, तभी आंसर का लेंथ अच्छा हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तब सीधा डायरेक्ट लिखोगे फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज, है ना। यस सर। तो अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हेडिंग था क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि SAPM में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। अब हम लेक्चर के अगले पार्ट में आते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट करने का, या फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, या उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग को PPT नोट्स में पहले ही सेंड कर चुका हूं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन ब्रॉडली हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स को लिया है। फर्स्ट स्लाइड में 3 है और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में 2 है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिटर्न, और रिटर्न 2 तरह के होते हैं। एक जो रेगुलर आता है, जैसे इंटरेस्ट, हर महीने या हर साल आ सकता है, हर क्वार्टर में आ सकता है, यानी कि रेगुलर इंटरवल के बाद रिटर्न आता है। और दूसरा जो होता है वो एक टाइम पीरियड बीतने पर, प्राइस चेंज होने पर आता है। तो रिटर्न का मतलब 2 है। जैसे आप बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, एक रिटर्न तो ये भी आएगा जब बिल्डिंग बेचेंगे तो उससे आएगा। तो रिटर्न में 2 तरह की बात होती है, और दोनों रिटर्न को प्लस करने के बाद टोटल रिटर्न कहलाता है। तो एवरी इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज टोटल रिटर्न। टोटल रिटर्न तो मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन उसने कितना रिस्क लिया है इस पर डिपेंड करता है। यदि ज़्यादा रिस्क लिया है तो ज़्यादा रिटर्न, कम रिस्क लेगा तो कम रिटर्न। अलग अलग रिस्क पर अलग अलग रिटर्न होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है रिटर्न। कोई आपसे पूछेगा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, तो वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें से सबसे पहला कह सकते हैं कि हमें रिटर्न चाहिए, हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन क्या रेगुलर इंटरवल में मिल रहा है या अनइवन मिल रहा है, अचानक कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। तो जनरली अच्छा ये होता है कि कंसिस्टेंट रिटर्न मिले, स्टेबल, स्थायी, चिरस्थायी रिटर्न हो। और जनरली इस तरह के सोच वाले कौन से पर्सन होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज, या जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमें इनकम मिलता रहे एक अस्थायी रूप से, और इसलिए वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी को पसंद करते हैं। मतलब डिवेंचर को, बॉन्ड्स को पसंद करेंगे। इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते बुजुर्ग लोग, लेकिन यंग लोग रिस्क ले सकते हैं, उनके पास काफ़ी टाइम होता है जीवन काल का, तो इक्विटी शेयर में यंग लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी शेयर में लेकिन तय नहीं है कि कितना रिटर्न मिलेगा, कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी कम भी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है, इसलिए स्टेबल नहीं है। जो इक्विटी से जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन जो बॉन्ड से, डिवेंचर से जो आता है इंटरेस्ट, वो स्टेबल होता है।
या बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं फिक्स डिपॉजिट, तो उससे एक फिक्स रिटर्न आता रहता है, तो वो एक स्टेबल है। जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर क्वार्टर में या ईयरली जैसा बैंक में नियम होता है उसके हिसाब से वो अकाउंट में क्रेडिट करते रहते हैं, तो वो स्टेबल रिटर्न है। लेकिन इक्विटी शेयर में जब इन्वेस्ट करते हैं तो इस साल डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। यदि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा डिविडेंड के रूप में। तो इसलिए आप स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट ना करके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड्स, डिवेंचर, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कैपिटल एप्रिसिएशन। वैसे कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो फर्स्ट पॉइंट में भी कवर हो जाता है, लेकिन कुछ खास लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं उनका खास पर्पस कैपिटल एप्रिसिएशन ही होता है, इसलिए इस पॉइंट को अलग से बनाया गया। और कैपिटल एप्रिसिएशन की चाह रखने वाले यंग लोग होते हैं, उनके पास काफ़ी लंबा टाइम होता है, वो इंतज़ार कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकते हैं कुछ समय के लिए ताकि बाद में रिटर्न मिले। किसी ने ज़मीन खरीद लिया और 5 साल बाद बेचा, ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। किसी ने अदर प्रॉपर्टी खरीदा, फ्लैट खरीदा, 4 साल 5 साल बाद बेचा, तो हो सकता है रिटर्न ज़्यादा हो। लेकिन अभी तो मंदी का दौर चल रहा है, तो अभी हो सकता है कि फ्लैट में उतनी अच्छी रिटर्न ना मिले। तो कैपिटल एप्रिसिएशन भी एक उद्देश्य होता है जो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और जनरली यदि हम बात करें फाइनेंशियल एसेट्स की, तो उसमें इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं रियल एस्टेट के बजाय, क्योंकि उसमें इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाता है। उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन के चांस होते हैं प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं टैक्स बेनिफिट। आप सुनते होंगे कुछ लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं 1.5 लाख रुपए, तो टैक्स बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स पे ना करना पड़े। या एनएससी में, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र बोलते हैं एनएससी को, ये पोस्ट ऑफिस में मिलता है। और ईएलएसएस ये म्यूचुअल फंड का स्कीम है जो इक्विटी लिंक्ड होता है। ई का मतलब इक्विटी, एल का मतलब लिंक्ड, जुड़ा हुआ, सेविंग स्कीम एसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ईएलएसएस, ये म्यूचुअल फंड का टाइप हुआ। तो ये सब जो पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या जो भी लोग टैक्स बचाना चाहते हैं उनके लिए होता है। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। आप कहीं फंड जमा कर रहे हैं, इस तो ये श्योर होना चाहिए कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। यदि कहीं रुपए डूबने वाली स्थिति है तो फिर रिटर्न कहाँ से मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कहाँ से ले पाएंगे। तो जितने भी अदर ऑब्जेक्टिव हैं तभी पूरा होगा जब हमारा कैपिटल सेफ रह पाएगा। यदि कैपिटल सेफ नहीं रहेगा तो फिर सारे ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं कर सकते। जिस ऑब्जेक्टिव की बात हमने लास्ट स्लाइड में किया था, रिटर्न, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन, इन सब की हमने बात किया था। तो आपसे भी एग्जाम में पूछा जाए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट, निवेश करने के लिए कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसमें यही सब पॉइंट्स हैं, रिटर्न, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन, टैक्स बेनिफिट, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, ये सब है। तो अभी हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या इन्वेस्टमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं। यानी कि मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, लेकिन आप प्रभावित करने वाले कारक भी एग्जाम में यही पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि जो उद्देश्य है वही कारक प्रभावित करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, तो 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट लेने के लिए पीपीएफ में या एनएससी में, इन सब में कर सकते हैं। ईएलएसएस में एडिशनल
छूट मिलता है 50,000 का, 50,000 का। तो अब हम आप लोग से इंटरेक्ट करते हैं। फैजा साहब, आप सुन पा रहे हैं? आर्या एंड सोनाली कौन है? आर्या एंड सोनाली, यस सर। आप बताइए पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि पब्लिक टैक्स बचाने के लिए यूज करती है, जिसमें कि 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, जिसका सर्टिफिकेट होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टैक्स बेनिफिट के लिए होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अलग चीज हो गया, पीपीएफ अलग चीज है। पीपीएफ में हम जो रुपए जमा करते हैं, पीपीएफ में हम जो रुपए जमा करते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता, जो रुपए निकालते हैं यानी कि विड्रॉ करते हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता, और जो हमें ब्याज मिलता है इंटरेस्ट उस पर भी टैक्स नहीं मिलता। इसलिए इसको TTT सिक्योरिटी बोलते हैं। और ये एकलौता सिक्योरिटी है जिसमें तीनों चीज माफ है, जमा करना, रुपए निकालना, और जो इंटरेस्ट मिलता है इनकम वो भी टैक्सेबल नहीं होता। इसलिए सबसे पहले तो इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरा व्यू है ये, सबका व्यू अलग अलग हो सकता है, बट मेरा व्यू ये है कि यदि आपको अभी रुपए नहीं चाहिए और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, जैसे कि पीपीएफ में 15 साल तक वेट करना पड़ता है, 15 ईयर, 5 साल के बाद कुछ रुपए निकाल सकते हैं। तो आप पीपीएफ के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए इंटरनेट से। वैसे मैंने 90% बात मैंने बता दिया है। मिनिमम 500 रुपये जमा करना पड़ता है 1 साल में, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए। तो 500 रुपीज़ भी जमा करके हम अकाउंट को चालू रख सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट में 3 तरह के बेनिफिट मिलते हैं। बताइए सोनाली, 3 तरह के बेनिफिट कौन कौन से मिलते हैं पीपीएफ अकाउंट? विड्रॉ करने पे और इंटरेस्ट अगर आता है तो उस पे, और डिपॉजिट पे कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री होता है। बिल्कुल, ऐसा कोई भी दूसरा सिक्योरिटी नहीं है इंडिया में जिसमें तीनों फ्री हो। ठीक है, यस सर। चलिए अब हम दूसरे से पूछते हैं। अनामिका, अनन्या कुमारी, सर बोल नहीं पाएंगे, हम ऑफिस में हैं सर। ठीक है, अनन्या कुमारी हैं। अंजलि शाह, यस सर। ठीक है, आप बताइए कि रिटर्न में 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं? रिटर्न के 2 पार्ट होते हैं। यस सर, एक इंटरेस्ट, एक जो रेगुलर इनकम आता है, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, है ना। इनका समय अंतराल तय होता है कि इसकी इतना समय के बाद आएगा। दूसरा इसका पता नहीं सर, नहीं लिखे। दूसरा है कि जैसे किसी चीज की कीमत बढ़ गई तो महंगा हो गया तो उससे प्रॉफिट आता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में एप्रिसिएशन बोलते हैं। जब एसेट एप्रिसिएट होता है तो उस समय भी तो इनकम होता है। जैसे किसी ने फ्लैट खरीदा 30 लाख में, 35 लाख में बेच दिया, तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो हर बार थोड़ी आएगा, एक ही बार तो आएगा। तो टोटल रिटर्न में 2 हिस्से होते हैं, एक रेगुलर रिटर्न, एक फिक्स्ड इनकम आता है जब कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो रेगुलर इनकम प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, है ना। चलिए अब फैजा साहब। यस सर। फैजा साहब के आईडी से कौन है? यस सर। वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा, आप हैं, आपका क्या नाम है? फैजा साहब। अच्छा, यही सेम आईडी और नाम नेम भी सेम, ठीक है, गुड। आप बताइए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएपीएम? एसएपीएम में जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पॉइंट्स बताइए। रिटर्न, स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न, कैपिटल एप्रिसिएशन, टैक्स बेनिफिट, सेफ्टी ऑफ कैपिटल। बिल्कुल।
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? रिटर्न। रिटर्न। और यदि कैपिटल सेफ ही नहीं रहेगा तो? सेफ्टी ऑफ कैपिटल जी सर। हाँ, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों बोलना चाहिए। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड रिटर्न, है ना? जी सर। यदि कैपिटल हमारा डूब जाएगा तो रिटर्न तो आएगा ही नहीं, है ना? ये जरूरी है। ठीक है, गुड। अब मैं दूसरे से पूछता हूँ, ज्योति कुमारी। सर ज्योति कुमारी, जी सर। वीडियो ऑफ है आपका। सर बाहर है इसीलिए ऑन नहीं किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो टैक्स बेनिफिट आपको लेना हो, या जैसे आप कभी जॉब करेंगे और टैक्स की छूट लेनी हो, बेनिफिट लेनी हो, ठीक है, तो आप किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? ऐसे 3 चीज़ का नाम बताइए। पीपीएफ, एनएससी, एलएचएस। तीसरा क्या है? इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक ELSS। तीनों का फुल फॉर्म बता सकते हैं? पीपीएफ का पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनएससी का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ELSS का इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, है ना? ये म्यूचुअल फंड में होता है। म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक्ड होते हैं, ठीक है? तो यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें टैक्स बेनिफिट लेना हो तो कौन से में इन्वेस्ट करना पड़ेगा? ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए मोहम्मद अरसलान, आप बताइए। जी सर। कोई भी एसेट में एप्रिसिएशन कब होता है? एप्रिसिएशन जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है सर। हाँ, प्राइस बढ़ता है। प्राइस एट द एंड या बिगिनिंग बढ़ता है? सर एट द एंड सर। हाँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 30 लाख का जैसे कोई प्रॉपर्टी अगर हम खरीदे सर, तो उसको अल्टीमेटली अगर हम 35 लाख में बेचे तो अल्टीमेटली ना बढ़ना चाहिए सर। हाँ, तो 5 लाख का ये जो हुआ कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगनिंग। 35 लाख माइनस 30 लाख। अब परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे? 30 लाख से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे सर। हाँ, 35 लाख माइनस 30 लाख डिवाइड बाय 30 लाख करेंगे तो परसेंट में आ जाएगा। और 30 लाख से डिवाइड नहीं करेंगे, है ना? प्राइस एट द बिगनिंग से डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सिर्फ अमाउंट में आएगा सर जी। हाँ, रुपीज में आएगा। सर एक बार फॉर्मूला फिर से रिपीट कीजिएगा सर। प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग और डिवाइड कर देंगे प्राइस एट द बिगिनिंग, तो आ जाएगा किस में? परसेंटेज में सर। परसेंटेज में आ जाएगा। डेसिमल में आ जाएगा तो उसको परसेंट में चेंज कर देंगे। यस सर। तो रिटर्न किस में होना चाहिए? रुपीज में होना चाहिए या परसेंट में? सर रुपीज में सर। दोनों में, दोनों जरूरी है। बात तो बराबर ही है सर। नहीं, बराबर नहीं है ना। जैसे आप मार्क्स आपसे पूछेंगे कि कितना मार्क्स आया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो कभी परसेंट में बताओ, कभी मार्क्स बताओगे। परसेंट से ज्यादा तुलना कर सकते हैं। जी सर। दूसरे यूनिवर्सिटी का लड़का है और आप मान लो मुंगेर यूनिवर्सिटी है, भागलपुर यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और मुंगेर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, दोनों के तो मार्क्स सेम नहीं होंगे ना, टोटल मार्क्स। जी सर। जी सर। तो कैसे तुलना करेंगे? यस सर, परसेंटेज तुरंत समझ जाएगा सर। कहीं पर 5 लाख इन्वेस्ट किया, कहीं पर 10 लाख इन्वेस्ट किए, तो 10 लाख वाले में 1 लाख आया और 5 लाख वाले में 2 लाख आ गया, क्यों? तो परसेंटेज किस में ज्यादा होगा? जी सर, 2 लाख वाले में सर। तो हमें तुलना करने के लिए अमाउंट का यूज करना चाहिए, परसेंट का? सर परसेंटेज का सर। बिल्कुल। इसको बोलते हैं रिलेटिव रिटर्न। परसेंट में जो रिटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिटर्न। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक चीज पूछ सकते हैं सर? हाँ पूछो। सर पीपीएफ और ईपीएफ दोनों में डिफरेंस है ना सर? ईपीएफ तो एम्प्लॉय वगैरह के लिए ना होता है, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। पीपीएफ में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, आम जनता कर सकती है,
सरकारी नौकरी वाले भी कर सकते हैं, लेकिन ईपीएफ में सिर्फ सरकारी नौकरी वाले कर सकते हैं। अच्छा सर, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है सर ईपीएफ वाला स्कीम? नहीं, यदि उसमें पीपीएफ की व्यवस्था होती है, जो प्राइवेट सेक्टर जो मान्यता प्राप्त है ना, जी सर, उनमें होता है जी ईपीएफ। जी सर। कुछ सारे कंट्रीब्यूट प्राइवेट करता है ना सर, एम्प्लॉयर भी हाँ, कंट्रीब्यूट करते हैं ना कुछ सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बड़ी कंपनी है उसमें हो सकता है, छोटी कंपनी में नहीं होता। जी सर, जी सर। सर जिसका ईपीएफ होता है वो भी पीपीएफ कर सकते हैं? सर सर जिसका ईपीएफ होता है उसका भी पूछिए। वो भी पीपीएफ करवा सकते हैं? करवा सकता है, लेकिन टोटल मिला के 1.5 लाख का ही छूट मिलेगा, दो मिला के। ओके सर, थैंक यू। ऐसा नहीं कि 1.5 लाख इसमें भी छूट ले लिया, 1.5 लाख उसमें भी ले लिया, एनएससी में भी 1.5 लाख का ले लिया, है ना, तो 4.5 लाख का हो जाएगा टैक्स में छूट, सब मिला के। एलआईसी भी ये सब मिला करके 1.5 लाख का छूट मिला। कोई एलआईसी में प्रीमियम भरता है तो वो भी मतलब टैक्स डिडक्टेबल आइटम है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, उतने अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 1.5 लाख तक का है ना, सब मिला के। और एडिशनल होता है तो वही ईएलएसएस हो गया, या कोई गवर्नमेंट ने नया स्कीम निकाला तो वो हुआ, है ना। 1.5 लाख से ऊपर के लिए फिर ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा चौरसिया, नेहा कुमारी, नेहा चौरसिया, यस सर। बताइए आज क्या क्या पढ़ाया गया, मुख्य 2 बातें क्या क्या पढ़ाई गई? सर आज टोटल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग पढ़े इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव, और एसएपीएम में इन्वेस्टमेंट का क्या वो। उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, यस है ना। तो आपसे अब लास्ट सवाल ही कर रहे हैं, सबसे मतलब जो लेक्चर है उसमें हमने इन्वेस्टमेंट की बात किया है ना। तो यदि मान लीजिए कि कोई रियल एसेट खरीदता है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है? सर एक बार क्वेश्चन फिर से बताइए। अलग अलग इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट है ना। यदि कोई पर्सन रियल एसेट में इन्वेस्ट करता है तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है? सर वो इकोनॉमिकल इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, यही है, ध्यान रखना है। चलिए मैं दूसरे बच्चे से पूछता हूँ, नेहा कुमारी, निधि कुमारी, हाँ निधि कुमारी, हाँ सर। आप बताइए व्हाट डू यू मीन बाय रियल एसेट्स? वीडियो ऑन कर लीजिए। सर थोड़ा घर से बाहर है सर। नहीं, आपको रियल एसेट समझ में आया या नहीं आया, ये मेरा ये क्वेश्चन है। रियल एसेट्स, हाँ, रियल एसेट्स का यूज इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में करते हैं सर। उत्पादन प्रक्रिया में, यानी कि प्रोडक्टिव एसेट, हाँ है ना, ऐसे चीज जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होते हैं, ऐसे एसेट्स। और ये लॉन्ग टर्म एसेट। हाँ, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। निधि सिन्हा, निधि सिन्हा है, निधि सिन्हा, यस सर। आप बताइए यदि फिक्स्ड एसेट को परचेज किया जाता है तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है? सर लेट ज्वाइन किए थे। क्या? सर हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे। अच्छा, मैं बता दूं कि फिक्स्ड एसेट्स को यदि परचेज किया जाता है तो ये बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यस। चलिए रितेश कुमार, रितेश कुमार सुन पा रहे हैं? यस सर बोलिए। जी सर सुन रहे सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो। एसएपीएम में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? हेलो।
हेलो बता सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे को चांस देंगे। सर आवाज़ नहीं आ रहा है, हेलो फिर से बोलिए सर। What do you mean by investment in SAPM? चलिए कोई बात नहीं, रोमी कुमारी के पास सर पहुंचते हैं। SAPM में जो है ना हम मेनली, हेलो सर मैं बता रहा हूँ, हाँ SAPM में सर मेनली हमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं सर, ठीक है। इसमें हाँ, तो किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में इसमें बात करते हैं। जैसे हो गया फाइनेंशियल में हो गया सर, ये शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड्स हो गया सर, ये सब हो गया। चलिए ठीक है, आपने अच्छा बताया। तो मेरे ख्याल से सबका अच्छा रिस्पांस रहा है, सबका अच्छा फीडबैक रहा है, आपने लेक्चर को अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं मंडे को लूँगा, ठीक है, सेम टाइम 12 सवा 12 बजे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, SAPM में इतना पढ़ लीजिए कि इंटरनल अच्छे से हो जाए। और एक यूनिट तो मुझे पढ़ाना कम पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ AEC1 में, है ना। यूनिट 3 जिसका नाम है रिस्क एंड रिटर्न, तो शुरू के यूनिट में ही मेहनत करना पड़ेगा। तो इंटरनल में कम से कम 2 यूनिट तो आएगा ही, और 2 यूनिट में 1 यूनिट तो जो पढ़ा चुके हैं वही दे देंगे, यूनिट 3, और 1 और 2 में से कोई एक और, ताकि आपके लिए आसान पड़े। तो नोट्स ढूंढ लीजिए आपका रिस्क रिटर्न वाला कहाँ पर है, यदि नहीं होगा तो मैं बाद में सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा भी दूंगा उसमें, कहीं भूल गए होंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।